Hello everyone, good morning, Jai Swaminarayan. I am Mr. Chatala from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bharat Gandhinagar, representing the subject switchgear introduction, in which we already started our basic concepts regarding our relays, in which we already started few topics, and now we are moving towards the next topic, which is the one second, balance beam type. In previous cases we already started the basic discussion regarding the our principle or a basic classifications regarding the relays, in which now we are moving towards the our next part, which is the balance beam. Here in the circuit we can say that there is a plunger. Based on it, the remaining portion of the relay which have the tripping coil should be connected there, as well as the spring which is connected at there. And here the beam is supporting over that rod, and the solenoid is connecting through the its plunger, or it's connected with the that rod or a beam. Clear? So particularly balance beam name is suggested that beam is balanced with help of that particular arrangement, and plunger is connected via the टाइप ऑफ द सोलेनोड. एक्चुअली ये सोलेनोड की जो हम टाइप्स डिस्कशन करें उसका ही एक सब कैटेगराइज पार्ट ही है. तो यहाँ पे आपको ये बेसिक फिगर देखने को मिल सकती है. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा. इसके अलावा एक इसकी और भी फिगर है कि भाई बैलेंस बीम की अगर आप फिगर की बात करो तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, जैसे आप देख सकते हो ऑल ऑन. तो यहाँ पे आप देखो कि भाई जो मैंने अभी आपको जो अरेंजमेंट बताई बस वही अरेंजमेंट है. सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ का फ़र्क रहता है कि वहाँ पे जो ऑपरेटिंग कोयल थी उसके अलावा यहाँ पे रिस्ट्रेनिंग कोयल भी दिखाई हुई है. यहाँ पे जो प्रीवियस फिगर थी वो सिर्फ सिंगल पार्ट या फिर आधी ही थी, कि जैसे कि बैलेंस बीम की थी. दूसरी एक टाइप है जो बैलेंस बीम की, जो यहाँ पे साथ में रिस्ट्रेनिंग कोयल भी साथ में दी हुई है. तो वो वाली ये फिगर है. अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में तो हमें पता है, बट अगर हम प्रैक्टिकली अब बात करें कि वो कैसे काम करता है, यहाँ पे देखो. तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि भाई बैलेंस बीम के अंदर नॉर्मल कंडीशन होती है. तो एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द बैलेंस बीम, दैट मैग्नीट्यूड फॉर दैट करंट which is flowing from that coil, which must be forcing to the spring to make balance over it. क्लियर? जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली कि स्प्रिंग को यहाँ पे खींच के वो मतलब एक करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से वो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स करेगा, और प्लंजर बैलेंस मोड में रहेगा. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बैलेंसिंग सिचुएशन शुड बी क्रिएट, या फिर बैलेंसिंग मोड में काम करेगा. ठीक है, ओके. और रिले जो है मतलब कि यहाँ पे ट्रिपिंग कोयल है जो नॉर्मली ओपन मोड में है, तो वो ऐसे ही रहेंगे नॉर्मली ओपन फॉर्म में ही. क्लियर? बट इन केस ऑफ द फॉल्ट, अगर यहाँ पे फॉल्ट होता है तो क्या होता है, तो उसके लिए अगर हम डिस्कस करें तो भाई व्हेन दैट फॉल्ट शुड बी अकर्स, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि करंट फ्लो होगा, तो वहाँ पे वो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी. कौन सा करंट? जो कि कोयल में से पास ऑन हो रहा है. यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये जो करंट आपको दिखा है उसी की बातें चल रही है. तो यहाँ पे जब करंट पास ऑन हो रहा है, वो तो पहले भी हो रहा था, लेकिन जब अब यहाँ पे फॉल्ट हो चुका है तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा एट दैट टाइम. उसकी वजह से मैक्सिमम करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से ये बीम का बैलेंस बिगड़ जाएगा. क्लियर? और ये इम्बैलेंस होने की वजह से यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, नॉर्मली क्लोज्ड. क्लियर? यहाँ पे पहले के नॉर्मल केस में क्या था कि नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स थे, अब की ये नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टेक्ट्स बन जाएंगे. तो उसकी वजह से क्या होगा, क्लोज होगा, मतलब कि योर सिस्टम शुड बी, एक सेकेंड, योर सिस्टम शुड बी कट डाउन. क्लियर? या फिर वो यहाँ पे आपको ट्रिप हो जाएगी. वी कैन से दैट कि भाई ट्रिपिंग कॉल का पर्पस ही वही कि दैट सिस्टम शुड बी ट्रिप्ड. क्लियर? ओके. तो ये चीज़ हुई आपके बैलेंस बीम के बारे में. क्लियर? ओके. अब यहाँ पे उसके कुछ इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लेट सपोज हमारा करंट I1 है एज वेल एज करंट I2 है, और नेट फोर्स, तो हम फोर्स का इक्वेशन हम जानते हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक सेकंड, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर. अब यहाँ पे F विच इज़ इक्वल टू के आई स्क्वेयर.
क्लियर, ये इक्वेशन हम जानते हैं। तो उसी वजह से पहले जो नॉर्मल कंडीशन में आप मानो कि पहले फोर्स F1 था, दूसरा F2 है, तो उन दोनों का डिफरेंस डेल F कितना होगा, F1 और F2 के ऊपर से अगर मैं बात करूँ, एक सेकंड यहाँ पे मैं थोड़ा पार्ट 1 के तौर पे ही लिख देता हूँ। हाँ, F1 और F2 को अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, KI1 और KI2। क्लियर, ओके। तो ये दो जो इक्वेशन आपके सेपरेट फॉर्म में मिल गए, उन दोनों को डिफरेंस लेते हो आप, डेल F करते हो लेट सपोज, उसका डिफरेंस कितना मिलेगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई KI1 स्क्वायर इज इक्वल टू KI2 स्क्वायर, जबकि यहाँ पे मैं I1 और I2 को सब्जेक्ट बनाऊँ तो उसका फाइनल इक्वेशन क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ K2 अपॉन K1। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक सेकंड, थोड़ा यहाँ से रिमूव कर देते हैं वो पार्ट। ओके, हाँ, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे कोइल 1 और कोइल 2, जिसे हमने क्या नाम दिए थे, ऑपरेटिंग कोइल एंड रिस्ट्रेनिंग कोइल, उन दोनों के लिए करंट जो थे I1 जो कि आपका ऑपरेटिंग करंट है, I2 है रिस्ट्रेनिंग करंट, उन दोनों के लिए अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे I1 के अक्रॉस यहाँ पे एक आइडियली हम बात करें तो ये जो आइडियल की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई है वो यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप मान लो दूसरे कलर से मैं आपको कुछ अलग कलर से उसकी एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता हूँ, तो ये भी आप देख सकते हो। क्लियर, यहाँ से वो आपकी एक्चुअल वाली, ठीक है। अब उन दोनों का जो डिफरेंस है उसके लिए अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये इतना डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर, तो ये जो एक्चुअल और आइडियल के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो ये आपको पता चल गया कि भाई एक्चुअल रीजन या फिर उसकी एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, एज वेल एज यहाँ पे पॉजिटिव टॉर्क रीजन और नेगेटिव टॉर्क रीजन, सॉरी हाँ, तो उन दोनों को यहाँ पे जस्टिफाई किया हुआ है, ठीक है, ओके। नाउ हमारा ये जो कंसेप्ट था बैलेंस बीम का, ये वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट वेरी मोस्ट IMP टॉपिक विच इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले। यहाँ पे आपको क्वेश्चन, वेरियस क्वेश्चन आपको मैं पहले तो बता दूँ, तो यहाँ पे आपको उसका प्रिंसिपल क्या है वो आगे आपको तो पूछ सकते हैं। वन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो यहाँ पे पूछ सकते हैं वो रहता है, इसकी सब कैटेगरी में आप देखो तो भाई वॉट आवर मीटर्स मेथड है जो भी, या फिर वॉट आवर मीटर रिले, या फिर आपके इंडक्शन कप रिले, तो ये उसकी जो वेरियस पैरामीटर्स है तो या फिर मतलब वेरियस रिलेस है तो उसके बारे में इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको पहले तो बता दूँ कि भाई उसका बेसिक प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही काम करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, उसका रोल क्या है, उसमें परफॉर्म क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें हमारे लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि भाई मान लो आपके पास दो कंडक्टर्स है या फिर दो कॉइल्स आपको दी हुई है, अब उन दोनों के अंदर अलग अलग उसका जो करंट है वो रहता है, मान लो I1 और I2, उसके अंदर फ्लक्स ∅1 और ∅2, उन दोनों का करंट भी आपको दिया हुआ है। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको नेट टॉर्क कुछ अलग अलग मिल सकता है। तो मान लो कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो फ्लक्स ∅1 इज इक्वल टू ∅1m, मैक्सिमम के मतलब इरिस्पेक्ट में ही हम बात करेंगे तो ∅1 इज इक्वल टू ∅1 मैक्स साइन ओमेगा टी, एज वेल एज ∅2 इज इक्वल टू ∅2m साइन ओमेगा टी प्लस बीटा, मतलब कि वो बीटा जितना डिले करता है, क्योंकि ऑब्वियस है कि दोनों के बीच में कुछ फेज शिफ्ट भी हो सकता है या फिर फेज डिफरेंस शुड बी देयर। क्लियर, ओके। तो उसको अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ कैसे दिखेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि एक सेकंड, यहाँ पे आपका EMF E1 है और E2 है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट करंट I1 एंड I2 आर देयर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई आपका E1 की वजह से यहाँ पे आपका कुछ 90 डिग्री पे उसका ∅1 मतलब कि उसकी फील्ड का आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। वी हैव टू कीप इन माइंड, ओके। एक चीज़ यहाँ पे आप देख लेना कि ये ∅1 के लिए जो मैंने येलो शेड से दिखाया है और अभी ∅2 के लिए रिप्रेजेंट करूँ तो वो भी हमने 90 डिग्री ही रहता है,
कीप इन माइंड। क्लियर? ओके, एक सेकंड, थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट फॉर्म में ज़्यादा कर दूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 1 और 5 1 एंड I1 और 5 2 एंड I2 के बीच में जो डिफरेंस मिलता है, जो कि हम बीटा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आपको बीटा जितना ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। एज वेल एज उसी के अलावा आप यहाँ पर भी यही डिफरेंस दिखा सकते हो, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू बीटा। ये बीटा कौन सा है तो आप यहाँ पे देख चुके हो, याद ना हो तो ये बीटा वही वाला बीटा है जो हमने अभी रेप्लिका हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको बीटा क्या है वो पता चला कि बीटा जितना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे बीटा जितना है, ये भी हमने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, ओके, अब उन दोनों के इक्वेशन को हम जस्टिफाई करें तो क्या होता है कि करंट I1 विच इज़ प्रोपोर्शनल टू I इज इक्वल टू d∅/dt, क्योंकि हम ऑब्वियस है उसके इक्वेशन हम जानते हैं, तो I इज प्रोपोर्शनल टू d∅/dt, और यहाँ पे फाई को हमने पहले ही जस्टिफाई किया था, जैसे कि ∅1 इज इक्वल टू ∅1m साइन ओमेगा टी, ∅2 इज इक्वल टू ∅2m साइन ओमेगा टी प्लस बीटा। तो यहाँ पे मैं अगर मान लो I1 के इक्वेशन में I1 इज प्रोपोर्शनल टू d∅/dt और I1 है तो d∅1/dt और I2 है तो d∅2/dt, तो उसके लिए यहाँ पे d/dt मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर द क्वांटिटी ∅1 एंड ∅2, where ∅1 which is equal to sin omega ∅1m sin omega t and ∅2 is equal to ∅2m sin omega t plus बीटा। क्लियर? तो यहाँ पे उसका साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करते तो हमें पता है कि साइन का क्या रहता है, कोस। क्लियर? और I2 के लिए अगर मैं वही इक्वेशन लिखूँ तो क्या रहता है कि ∅2m कोस, यहाँ पे जो एंगल होता है वो एज इट इज फॉर्म में रहेगा, यहाँ पर भी आपको वो इक्वेशन यहाँ पे आपको दिख सकता है। ठीक है, ओके, नाउ उन दोनों के फील्ड को अगर मैं एक साथ रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी यहाँ पे आपको फिगर में दिया हुआ है, तो जो आप समझ सकते हो कि भाई मान लो अभी फर्स्ट फिगर को देखते हैं तो उसके लिए I1 और ∅1 दिया हुआ है और उसके अक्रॉस में यहाँ पे F1 दिया हुआ है, एज वेल एज F2B कंडीशन 2 के हिसाब से दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि उसका नेट टॉर्क कितना होगा, उसके लिए अभी हम डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट आपको पूरा टॉपिक पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप रिले, तो उसके अंदर ये सारे डेरिवेशंस और फिगर के साथ नोमेनक्लेचर के साथ पूरा एक्सप्लेन आपको करना होगा। सो प्लीज़ पे अटेंशन ओवर हियर। तो यहाँ पे टॉर्क टाउ विच इज़ इक्वल टू फाई इंटू आई, क्योंकि उसका बेसिक इक्वेशन हम जानते हैं, टाउ इज इक्वल टू फाई इंटू फाई इंटू आई। तो यहाँ पे टाउ 1 या फिर टॉर्क 1 अगर हम बात करें तो क्या होता है, एक सेकंड, हाँ, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई टाउ 1 विच इज़ proportional to ∅1 I2 as well as tau 2 is equal to ∅2 I1 as well as net torque which is the difference between both the torques. Clear? So torque which is proportional to ∅2 I1 minus ∅1 I2, और यहाँ पर आपने ऑलरेडी ∅1 और ∅2 के इक्वेशंस प्लॉट कर दिए हैं, मतलब कि ∅2 विच इज इक्वल टू ∅2m sin ओमेगा टी प्लस बीटा, I1 विच इज इक्वल टू ∅1m cos ओमेगा टी माइनस ∅1 विच इज इक्वल टू ∅1m sin ओमेगा टी, और I2 विच इज इक्वल टू ∅2m cos ओमेगा टी प्लस बीटा। क्योंकि ये हमने अभी रिसेंटली यही इक्वेशन डिराइव किया है, यहाँ पे आपने रिसेंटली ही देखा है I1 और I2। क्लियर? तो आपको इन दोनों को ऑब्जर्व करना है और उसी इक्वेशन को आपने यहाँ पे रखा है। क्लियर? तो उसके ऊपर से आपका नेट, एक सेकंड, क्लियर? हाँ, तो उसका सिंप्लीफाइड इक्वेशन, फाइनल आउटपुट इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो नेट टॉर्क टाउ विच इज इक्वल टू या फिर विच इज प्रोपोर्शनल टू ∅1 ∅2m साइन ओमेगा टी या फिर साइन बीटा,
क्योंकि वो जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है वही जो उसका मेन फैक्टर या फिर रीज़न बनता है टू मूव ऑन दी टॉर्क। क्लियर? तो यहाँ पे आपको उसका इक्वेशन भी मिल गया है। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ फाइनल इक्वेशन फॉर द टॉर्क फॉर दैट इंडक्शन, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले विच इज proportional to phi 1 phi 2 sin beta, where phi 1 is equal to phi 1 m sin omega t या फिर sin theta, और phi 2 is equal to phi 2 m sin omega t प्लस बीटा या फिर थीटा प्लस बीटा। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा डेरिवेशन आपको याद रखना होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से ये पूरा का पूरा डेरिवेशन की मैं प्रीवियस स्लाइड्स की ओर ले जा रहा हूँ। एक मिनट। अब हम पहले से ही ये पूरे के पूरे आज का जो सेशन है हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रिफ़र की है उसके अंदर देख लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ आपने देख ली कि भाई phi 1 और phi 2 के इक्वेशन क्या बनते हैं, उसके हिसाब से उसका वेव फॉर्म के अंदर हमने क्या देखा कि भाई I1 और I2 के लिए आपको फाइनल क्या मिलता है। एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई phi 1 और phi 2 के इक्वेशन दिए हुए उसके अक्रॉस में उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके E1 और E2 I1 I2 है और उसका हमने फेजर रिप्रेजेंटेशन किया है। उसके बाद हमें यहाँ पे नेट टॉर्क की बात चल रही है, तो टॉर्क का फाइनल इक्वेशन phi इंटू I1 है, तो उसका सिंप्लीफिकेशन हमने किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई पूरा इक्वेशन में टॉर्क विच इज इक्वल टू phi 1 I2 और I2 phi 1 होगा। तो उन दोनों का डिफ्रेंशिएशन या फिर सब्सट्रैक्शन करके उसका जो डिफरेंस मिलेगा नेट टॉर्क के लिए वो आपको फाइंड करना है। तो वो क्या रहेगा phi 2 I1 माइनस phi 1 I2। phi 1 और phi 2 की वैल्यू क्या थी जो हम जानते हैं कि phi 1m sin ओमेगा t एज वेल एज phi 2 विच इज इक्वल टू phi 2m sin ओमेगा t प्लस बीटा। क्लियर? तो ये आपकी मतलब दोनों क्वांटिटी हो गई, और I1 और I2 को तो ऑलरेडी हमने पहले से जस्टिफाई कर दिया है। तो उसके हिसाब से आपको फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा कि phi 1m phi 2m दोनों यहाँ पे कांस्टेंट चले जाएंगे, साइन थीटा एंड कोस मतलब साइन थीटा प्लस बीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन बीटा इंटू कोस ओमेगा टी प्लस बीटा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को आप जस्टिफाई करो तो ये इक्वेशन आपका क्या बन जाता है, साइन ओमेगा टी प्लस बीटा माइनस ओमेगा टी मतलब कि साइन बीटा, जो नेट टॉर्क आपका रिप्रेजेंट करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें शायद कोई इश्यू नहीं होगा। क्लियर? तो आज के सेशन में हमने जो अभी तक डिस्कस किया उसके अंदर मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, बैलेंस बीम टाइप हमने जस्टिफाई किया था, तो उसकी कंस्ट्रक्शन और वो कैसे काम करता है, एज वेल एज बैलेंस बीम टाइप की दूसरी जो मेथड थी कि जिसके अंदर दोनों कोइल का अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर 3 मार्क में मतलब जो ये क्वेश्चन पूछे तो आपको यही फिगर ड्रॉ करनी है। दोनों फिगर नहीं करोगे तो चलेगा, बट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर, और उसका ऑपरेशन की नॉर्मल कंडीशन में कैसे काम कर रहा है और फॉल्टी कंडीशन में कैसे काम करता है। ठीक है, ओके। उसके बाद उसके इक्वेशंस को आपने डिफाइन किए और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जब करनी है तो उसमें भी आपको कोई वो नहीं है। और उसके बाद मोस्ट वेरी मोस्ट टाइम टॉपिक विच इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले, और उसके अंदर आपको मैंने यहाँ पे जो वेरियस टर्मिनोलॉजी बताई है वो सारी जस्टिफाई करनी है, और उसके वेव फॉर्म फेजर रिप्रेजेंटेशन और उसका नेट टॉर्क इक्वेशन, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आज का सेशन के लिए हम ये टॉपिक यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो भी हमारी डिस्कशन होगी वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। टिल देन अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।